Myself, I'm Ratna Bhushan, a friend, motivator, and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist, and policy advisor. Welcome to ASGIS. ASGIS believe in quality, commitment, and success. A comprehensive current for dedicated student. Source: The Hindu newspaper, नवभारत टाइम्स। खेती में नई पहल। पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश जारी करके कृषि से जुड़े 3 अहम फैसलों पर अमल का रास्ता साफ कर दिया। इनमें 65 साल पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करना और अनाज, दालों, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची में से हटाना, किसानों को अपनी फसल अधिसूचित मंडी क्षेत्र से बाहर बेचने की छूट देना और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए किसानों को सीधे अपने उपज की मार्केटिंग में उतरने की इजाज़त देना शामिल है। ये फैसले न केवल राष्ट्रहित के गंभीर मसलों से जुड़े हैं, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच कार्यक्षेत्र के विभाजन को भी छूते हैं। इसलिए सामान्य स्थितियों में अध्यादेश इसके लिए उपयुक्त रास्ता नहीं था, लेकिन आज देश की स्थितियां सामान्य नहीं है। कृषि क्षेत्र में और खासकर किसानों के लिए तत्काल राहत की व्यवस्था करना जरूरी है। सरकार की दलील यही है कि इन कदमों से न केवल कृषि क्षेत्र में निजी निवेश की राह खुलेगी, बल्कि किसानों को लाभ से ज़्यादा मौके भी मुहैया कराए जाएंगे। ऐसे में अध्यादेश की मजबूरी समझी जा सकती है, लेकिन याद रहे कि न केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम बल्कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी की व्यवस्था के पीछे भी 2 मुख्य उद्देश्य रहे हैं। एक यह कि ज़्यादा उत्पादन की स्थिति में किसानों को अपनी फसल कौड़ियों के मोल न बेचनी पड़े, और दूसरी यह कि सरकार के पास अनाज का पर्याप्त भंडार रहे, ताकि देश में 1970 के दशक से पहले की तरह बार बार खाद्यान्न संकट की स्थिति न पैदा हो। इसमें 2 राय नहीं है कि इन दोनों उद्देश्यों को साधने में यह प्रावधान पूरी तरह सफल है, लेकिन मामले का दूसरा पहलू यह है कि संकट के उस पुराने दौर में हम काफ़ी आगे निकल आए हैं, बल्कि बदले माहौल के मुताबिक एक नए प्रयोग को देखने में कोई हर्ज नहीं। हाँ, इन प्रयोगों के दौरान हमें इनके साथ जुड़े जोखिमों पर लगातार नज़र रखनी होगी। मसलन यह कि जिन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का कवच हासिल नहीं है, उन्हें आज भी किसानों हर दूसरे तीसरे साल सड़कों पर फेंकने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जो कीमत उन्हें बाजार में मिल रही होती है उससे आने जाने का भाड़ा तक नहीं निकलता। ऐसे ही खरीदारों के साथ किसानों के कॉन्ट्रैक्ट के भरोसे किसानों का हित सुरक्षित मान लेने की दलील स्वीकार करने से पहले यह हकीकत पर भी नज़र डालनी होगी कि गन्ने के किसान अपनी तौली हुई फसल चीनी मिलों में आने और बिक्री की रसीद हासिल कर लेने के बावजूद 2 साल तक उसका भुगतान हासिल नहीं कर पाते। यानी कि एक बात साफ है कि भारत के किसानों को अभी बाजार के विवेक और सदिच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। देश के कई किसान संगठन इन बदलावों को लेकर अपनी आशंका जता चुके हैं। ऑर्डिनेंस लागू होने के बाद भी सरकार को अपनी तरफ से किसान हितों की सुरक्षा के बंदोबस्त करने ही होंगे। The next news is from the Hindu newspaper. In Persian Gulf, littoral cooperative security is key. This is the editorial of the Hindu newspaper. In Persian Gulf, littoral cooperative security is key. This article was written by Sri Hamid Ansari. India's interest would be the best served if stability in the region is ensured this way. The United Nations defined this body of water as the Persian Gulf. The lands around it are shared by 8 countries: Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. All members of the UN. There is a commonality of interest among them in the being major producers of the crude oil and natural gas, and thereby contributing critically to the global economy and to their own prosperity. This has added to their geopolitical significance. At the same time, turbulence has been often characterized their interstate political relation. A framework. For 8 decades prior to 1970, this body of water was a closely guarded British lake, administered in a good measure by imperial civil servants from India. When that era ended, regional players sought to assert themselves. Imperatives of the rivalry and cooperation become evident, and as United States Department report put in 1973, the upshot of all these cross currents is that logic of the Saudi-Iranian cooperation is being undercut by psychological, nationalistic, and prestige factors, which are likely to be persist for a long time. The Nixon and Carter documents were logically outcome to ensure American hegemony
an early effort of the collective security attempted in Conference of the Muscat in 1975. Muscat in 1975 was thwarted by Ba'athist Iraq. The Iranian revolutions put an end to the twin pillar approach and disturbed the strategic balance. The Iraq-Iran war enhanced US interest and role. Many moons and much bloodshed later, it was left to the Security Council through Resolution 598 to explore measures to enhance the security and stability in the region. Any framework of stability and the security thus needs to answer a set of questions: security for whom, by whom, against whom, for what purpose. Is the requirement in local, regional and global terms? Does it require an extra regional agency? Given the historical context, one recalls a Saudi scholar's remark in 1990s that Gulf regional security was an external issue long before it was an issue among the Gulf states themselves. The essential ingredients of such a framework would thus be to ensure conditions of peace and stability in individual littoral states, freedom to all states of Gulf littoral to exploit their hydrocarbon and other natural resources and export them, freedom of commercial shipping in international waters of the Persian Gulf, freedom of access to an outlet from Gulf waters through the Strait of Hormuz, prevention of conflict that may impinge on the freedom of trade and shipping, and prevention of emergence of conditions that may impinge on any of these considerations. Could such a framework be self-sustaining or require external guarantees for its operational success? If the latter, what should its parameter? Thank you so much. Wish you all the best.